शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से आई खबर के साथ। यहां पर दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप से डिलीवरी बॉय के कपड़ों में आए बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और हथियारों के बल पर लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ करके फरार हो गए। ब्लिंकिट और स्विगी के डिलीवरी बॉय की वेशभूषा में दोनों बदमाशों को गौर से देखिए। सर पर हेलमेट, मुंह पर कपड़ा और हाथों में दस्ताने हैं। इन दोनों बदमाशों ने महज 2 मिनट में ही ज्वेलरी शॉप से 20 किलो चांदी, 125 ग्राम सोना और नकदी लूट ली। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब दुकान के मालिक वॉशरूम गए थे। तभी दुकान में 2 बदमाश घुसे और अवैध तमंचे के बल पर नौकर को बंधक बना लिया, जिसके बाद बड़ी ही तेजी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दोनों बदमाश नौकर को धमकाते भी नजर आए। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच चोरी की वारदात कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, बिहार के मधुबनी में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। नकाबपोश डकैतों ने बंदूक की नोक पर घर के सदस्यों को बंधक बना लिया और 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। डकैतों ने बारी बारी से सभी कमरों को खंगाला, घर के अंदर रखे अलमारी और ट्रंक को तोड़ा, लाखों की लूट की और डकैत फरार हो गए। मधुबनी के गांव सहूरिया में 10 से ज्यादा बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और कैश पर हाथ साफ किया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर घर के मालिक पर रॉड और चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि डकैती के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक अज्ञात बदमाश की मौत हो गई, जिसका शव घर के पीछे खून से लथपथ मिला। आशंका है कि मृतक भी डकैत गिरोह का ही सदस्य रहा होगा। सूचना पर पहुंची पुलिस भी छानबीन में जुटी हुई है और जल्द ही खुलासा करने की बात कह रही है। उनके घर के अंदर रात में कुछ लोग घुसे, उन्होंने लूटपाट किया और ये बड़ी उसमें एक ताज्जुब की बात है कि घर के ही थोड़ा सा बगल में एक अनजान व्यक्ति की डेड बॉडी भी मिल गई, जिसको की गोली मार के उसकी हत्या की गई है। इन सब मामलों पर जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। गांव में डकैती की वारदात से ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला, तो वहीं गांव में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां पर नशे में धुत युवतियों के हंगामे का एक वीडियो सामने आया है, जो आम लोगों से झगड़ा कर रही थीं, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो युवतियां और उनका साथी पुलिस से भी अभद्रता करने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं 2 लड़कियां हैं, उनके साथ एक लड़का है। तीनों की हालत देखकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नशे में धुत हैं, जो पुलिस से भी बदतमीजी कर रही हैं। दरअसल ये लड़कियां सड़क पर हंगामा कर रही थीं, तभी मौके पर पुलिस आ गई, जिसके बाद ये लड़कियां पुलिस से भी भिड़ गईं। पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन ये नहीं माने और पानी सर से ऊपर चला गया तो पुलिस वालों ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से नशे में धुत होकर इन लड़कियों ने हंगामा किया, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आइए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के रीवा में मिड डे मील में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर खाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वीडियो रीवा के सीएम राइज स्कूल का है, जहां मिड डे मील की हालत देखेंगे तो रोना आ जाएगा, क्योंकि स्कूल में ऐसा खाना परोसा जाता है जिसे जानवर भी खाने से मना कर देते हैं। खाने में पौष्टिकता तो बहुत दूर की बात है। मिड डे मील के लिए सरकार ने जो मेन्यू तय किया है, उस हिसाब से ना तो खाना बनता है और ना ही बच्चों के बीच बांटा जाता है। उन्हें तो बस खाना पूर्ति करने के लिए पानी वाली दाल और गीले मोटे चावल परोस दिए जाते हैं। खाना बांट रही महिला को जब कैमरे की भनक लगी तो उसने घबराकर बच्चों को खाना देने की बजाय दाल और सब्जी के बर्तन से पानी निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। दाल में ना तो दाल दिख रही है और ना ही सब्जी में आलू। खाने के लिए भी कोई निश्चित जगह नहीं है। बच्चे स्कूल के मैदान में खड़े होकर खाना खा रही हैं। दाल के बाद इन बच्चों ने खुद स्कूल की तरफ से दिए गए अधपके चावल की सच्चाई बताई। चावल पका जी कि नहीं पका चावल? हाँ, कच्चा चावल है। शिक्षा और पोषण पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे की हकीकत क्या है, वो आपके सामने है। वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के पीलीभीत में 3 लोगों की जान लेने वाली खूंखार बाघिन का वन विभाग की टीम आखिरकार रेस्क्यू करने में कामयाब रही, जिसके बाद कई गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है।
जब बाघिन का रेस्क्यू कर ले जाया जा रहा था तो उस वक्त लोगों के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि राहत की रौनक थी। बाघिन के पकड़े जाने पर गांव के लोगों में एक जश्न का माहौल देखने को मिला। लोगों ने पिंजड़े में बंद बाघिन का वीडियो बनाया। इस आदमखोर बाघिन को पकड़ने में वन विभाग को 11 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ड्रोन कैमरे और गांव वालों की मदद से कई गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब कहीं जाकर बाघिन को पकड़ा जा सका। बता दें कि पीलीभीत के न्यूरिया इलाके में बीते कई दिनों से बाघिन की दहशत फैली हुई थी। 9 जून से लेकर 17 जुलाई तक बाघिन ने कई लोगों पर घातक हमले किए, जिसमें से 3 की मौत हो गई और कई घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। राहत की बात है कि अब खूंखार बाघिन वन विभाग के कब्जे में है, जिसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व ले जाया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, दरअसल खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है यमुना नदी। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद ये जलस्तर बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके पहले भी ऐसी स्थितियां बनी थी, जब हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया था और यमुना का जो जलस्तर है वो अब लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान के काफी करीब यमुना का पानी पहुंच गया है। ऐसे में कुछ कदम उठाने होंगे, नहीं तो दिल्ली वासियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दिल्ली में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश की वजह से इस वक्त नदी नाले उफान पर है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है और भारी बारिश के साथ हाई टाइड का अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वो जिले कौन से आपको बता दें, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी के लिए भी भारी बारिश का रेड अलर्ट, तो वहीं कोल्हापुर, सतारा, सिंधुदुर्ग के लिए भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पालघर और ठाणे के जो इलाके हैं यहां पर भी भारी बारिश हो सकती है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हाई टाइड की स्थितियां बनी रह सकती हैं, इसको लेकर भी अलर्ट रहने को कहा गया। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान के टोंक की, जहां पर लगातार हुई बारिश से बीसलपुर डैम फुल हो गया है। गुरुवार को डैम का एक गेट खोलकर पानी छोड़ा गया तो पूरा इलाका चेतावनी वाले सायरन की आवाज से गूंज उठा। तस्वीरों में देख सकते हैं बीसलपुर डैम पानी से लबालब भरा हुआ है। दरअसल ये पहली बार है कि बीसलपुर डैम जुलाई में ही ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि पिछले साल इसके गेट को अगस्त और सितंबर में खोला गया था, लेकिन इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से डैम में इतना पानी भर गया कि डैम से पानी छोड़ना पड़ा। हालांकि पानी छोड़ने से पहले बकायदा सायरन बजाकर और मुनादी कराकर निचले इलाकों को खाली करा दिया गया। वहीं डैम का गेट खोले जाने से पहले परंपरागत तौर पर पूजा अर्चना भी की गई। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और देवली सीट से बीजेपी के विधायक राजेंद्र गुर्जर ने बटन दबाकर डैम का गेट खोला। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। किसी ने ताली बजाकर खुशी मनाई तो किसी ने जयकारे लगाए। कुछ लोगों ने मिठाइयां भी बांटी। बता दें कि बीसलपुर डैम में 18 गेट हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही गेट खोला गया है। तो वहीं इटावा में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब बारिश के बीच घर के बाहर खेल रही 7 साल की मासूम बच्ची नाले में बह गई। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद नाले का बहाव काफी तेज था। 7 साल की अनम घर के बाहर खेल रही थी, तभी पैर फिसला और नाले में गिर गई। लेकिन बारिश की वजह से नाले का बहाव काफी तेज था। कुछ ही पलों में बच्ची आंखों से ओझल हो गई। पास खड़े बच्चों ने शोर मचाया तो परिजनों को घटना की जानकारी हुई। हादसा इटावा के मेवाती टोला में हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस, नगरपालिका, दमकल और आपदा प्रबंधन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यमुना नदी तक बच्ची की खोजबीन की जा चुकी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। और वहीं राजस्थान के ही सिरोही में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। माउंट आबू में एक घर की दीवार गिरने से पूरा घर खतरे की जद में आ गया है। घर की दीवार के साथ साथ मकान के नीचे की जमीन भी खिसक गई। घर का कुछ हिस्सा हवा में लटक गया, जहां इससे पहले फर्श हुआ करता था। निचले इलाके वाले घरों की टीन शेड तक घरों का मलबा पहुंच गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
वहीं हादसे की सूचना पर आपदा दल और नगर पालिका की टीम पहुंची। घर को पहुंचे नुकसान का आकलन किया गया। आपदा टीम ने घर के सदस्यों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने की सलाह दी है। बारिश से लगातार हो रही हादसों से आसपास के घरों के लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन सभी से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। तो देखिए, भारी बारिश की वजह से जगह जगह ऐसी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धनबाद की, जहां के केशरगढ़ा इलाके में अवैध कोयले के खनन के दौरान चाल धंसने से 9 मजदूर दब गए। 2 दिन से एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। पूरे धनबाद में दबे मजदूरों को लेकर गुस्सा है। जो मजदूर दबे हैं वो ज्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूरों को अवैध कोयले का खनन करने के लिए लगाया गया था, लेकिन तभी बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई और अवैध खनन का काम कर रहे मजदूरों की चाल धंस गई, जिसमें 9 मजदूरों के दबे होने की बात कही जा रही है। मजदूरों के दबे होने को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने मौके पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का विरोध किया गया, तो सांसद चौधरी मौके से निकलकर वाघमारा थाना पहुंच गए और पुलिस अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। बताया जा रहा है कि केशरगढ़ा में बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का खनन कराया जा रहा था। खनन कराने के पीछे चुनचुन नाम के व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि पुलिस और अवैध कोयला माफिया के साठगांठ से ही अवैध कोयला खनन कराया जा रहा था। आइए अब बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां पर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल यहां दबंगों ने 2 भाइयों को गोलियों से भून दिया, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दूसरी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अस्पताल में मचा कोहराम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अस्पताल प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खून से लथपथ 2 सगे भाइयों को लाया गया, जहां एक भाई को डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया और दूसरे घायल भाई का इलाज शुरू किया गया, जिसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि आरा के भेंडरी गांव में 2 सगे भाई खेत जोतने पहुंचे थे, जहां दबंगों ने पहले उन्हें मना किया और ना मानने पर उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वारदात में गांव में तनाव का माहौल है। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं बिहार के समस्तीपुर में एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की बात कही जा रही है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक सुमित कुमार इसी दौरान अज्ञात बदमाश आए और सर पर गोली मारकर फरार हो गए, लेकिन जब सुमित को हॉस्पिटल लाया गया उसी दौरान उनकी मौत हो गई। खा रहा था, अचानक आया, गोली मार के चला गया, जल्दी से भाग गया भीड़ भाड़ के वजह से। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक सुमित कुछ दिन पहले जमानत पर बाहर आया था। उसका किसी से विवाद भी था। तो इनका कुछ विवाद चल रहा था, उस बिंदु पर हम लोग पुलिस काम कर रही है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन हत्या की इस वारदात से पूरे समस्तीपुर में दहशत का माहौल है, क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। कोई ऐसा दिन नहीं घटता जब बिहार में इस तरह की वारदात ना होती हो। और वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसदों की मस्जिद वाली तस्वीर पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी के हमलों के जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ में पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वो धर्म वाली राजनीति नहीं करती। पोस्टर में लिखा अखिलेश है वो जो नफरत का सौदा नहीं करते, मंदिर मस्जिद को सियासत से जुड़ा नहीं करते। तुम्हारे लिए इबादत भी सियासी मैदान है, हमारे लिए मजहब मोहब्बत की पहचान। इस पोस्टर में अखिलेश यादव की 3 अलग अलग तस्वीरें भी हैं, जिनमें एक में वो शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वर आनंद के साथ दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में मस्जिद में हैं और तीसरी तस्वीर में वो गुरुद्वारे में दिखाई दे रही हैं। इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने लगाया है। इस पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि वो सब धर्म का सम्मान करते हैं।
भारत और ब्रिटेन के बीच बीते 3 साल तक रुक रुक कर चले FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर आखिरकार कल मुहर लग गई है, जो पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी कि कीर स्टारमर की मौजूदगी में हस्ताक्षर किया गया। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष ने जैसे ही फाइल पर दस्तखत किए, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। 99% भारतीय उत्पाद को ब्रिटेन में टैरिफ से राहत मिलेगी। वहीं भारत भी ब्रिटेन से आने वाले करीब 90% उत्पादों पर टैरिफ कम या फिर हटा देगा। ब्रिटेन के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते से भारत के टेक्सटाइल से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल और केमिकल जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। दोनों देशों की इस ऐतिहासिक डील को फाइनल करने के लिए भी ऐतिहासिक जगह चेकर्स एस्टेट को चुना गया, जहां पीएम मोदी की मेजबानी करने खुद पीएम कीर स्टारमर गेट पर आए। गर्मजोशी से दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। समझौते की खुशी दोनों प्रधानमंत्रियों ने साथ में चाय पीकर जाहिर की और कुछ यंग क्रिकेटर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन के सेंट्रिघम हाउस में किंग चार्ल्स से मुलाकात की और उन्होंने राजा को एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक खास पौधा भी गिफ्ट किया। लंदन से पीएम मोदी मालदीव के लिए रवाना हो गए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये यात्रा न सिर्फ क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत और मालदीव के बीच बीते कुछ वर्षों से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों में एक नई शुरुआत का संकेत भी है, जिसके लिए मालदीव की राजधानी माले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के मुख्य सड़क और चौराहों पर भारतीय झंडे शान से लहरा रहे हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के आमंत्रण पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं मोइजू, जिन्होंने अपने चुनावी वादों में इंडिया आउट जैसा आक्रामक अभियान चलाया था। Prime Minister also happens to be the first head of state to visit Maldives under the presidency of President Moise on a state visit. So this assumes a lot of importance, and this meeting would certainly help in consolidating the ties between our two countries. पीएम मोदी आज मालदीव पहुंचेंगे और 26 जुलाई को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की यह तीसरी मालदीव यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करेगी। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको खबर दिखाते हैं पंजाब से, जहां के लुधियाने में आवारा कुत्तों के आतंक का अब एक और वीडियो सामने आ गया है। यहां पर कुत्तों के हमले से एक स्कूटी कार से टकरा गए। स्कूटी पर सवार दोनों महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 महिलाएं स्कूटी से जा रही थीं। तभी पीछे से आवारा कुत्ते उन पर हमला करते हैं, जिससे स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है और सामने खड़ी कार से टकराकर स्कूटी कई फीट दूर जाकर गिरती है। स्कूटी पर सवार दोनों महिलाएं भी गिर जाती हैं। दोनों को सर और हाथ में चोट आती है। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर कई आसपास मौजूद लोग उन्हें उठाने आते हैं और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं। बता दें कि घटना लुधियाना के मॉडल टाउन इलाके की है, जहां आवारा कुत्तों की दहशत है, जो आए दिन लोगों को निशाना बनाते हैं। वहीं इस एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोग नगर निगम पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कई बार शिकायत करने के बाद भी निगम आवारा कुत्तों पर नकेल कसने में फेल साबित हुआ है। चलिए बात करते हैं जम्मू की। यहां पर उस वक्त तनाव का माहौल तब हो गया जब ड्रग तस्करों और पुलिस के बीच फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लग गई और राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के बाहर जमकर भीड़ इकट्ठा हो गई। अस्पताल के इमरजेंसी गेट की सुरक्षा बलों को घेराबंदी करनी पड़ी। जम्मू पुलिस की कार्रवाई पर लोग सवाल खड़े करने लगे। अस्पताल में सुरक्षा बलों और लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई। लोग पुलिस पर बेवजह फायरिंग करने जैसे आरोप लगाने लगे। दरअसल जम्मू पुलिस ड्रग माफिया और ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है और उनकी धरपकड़ में जुटी है। इसी क्रम में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस और ड्रग तस्करों में फायरिंग हो गई, जिसमें एक युवक को जान गंवानी पड़ी, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश की मंडी में सड़क पर चल रही बस अनियंत्रित होकर ऊंचाई से नीचे गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सरका घाट उपमंडल के मसीरन के पास हुआ। बस सड़क से गुजर रही थी, तभी अनियंत्रित हो गई और 30 मीटर नीचे खेतों में जा गिरी। इस बस में करीब 25 लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई और सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में बिहार सरकार पर सवाल भी खड़े किए गए हैं। कैग की वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में 49,649 करोड़ के खर्च का हिसाब नहीं है। कैग ने गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की है। विधानसभा का सत्र इस वक्त चल रहा है बिहार में, और ऐसे में विधानसभा के अंदर हंगामे के आज भी आसार हैं। कैग ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। आपको बता दें कि विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई है। कैग की वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 49,649 करोड़ रुपए के खर्च का तो कोई हिसाब नहीं है। इसकी वजह से कैग ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। स्वाभाविक रूप से विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, सवाल भी उठाएगा और एक बार फिर से विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा होने के जो आसार हैं वो अब लग रहे हैं। तो कैग रिपोर्ट पर बिहार सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। कैग की वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट पेश की गई है। हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, और क्या जानकारी है? इसमें कोई शक नहीं है कि इसको लेकर सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरा जाएगा। घेरा जाएगा, चुनावी वर्ष भी है। कैग रिपोर्ट पर बिहार सरकार पर जो है सवाल उठ रहे हैं। गुरुवार को ये जो कैग रिपोर्ट है सदन में पेश की गई थी। कैग ने 49,649 करोड़ के खर्च का हिसाब नहीं है, ये साफ कहा है। ऐसे में जो है गड़बड़ी की आशंका जो है कैग ने जताई है। बता दें, रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 के लिए जो बिहार के वित्त रिपोर्ट जो कैग ने बनाई है, उसमें 49,649 करोड़ के लंबित उपयोग प्रमाण पत्र जो है यूसी सहित महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं को चिन्हित किया गया है। और ये रिपोर्ट जो है बता दें, कल ही जो है मानसून सत्र चल रहा है, उसमें जो है पेश किया गया। और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा भुगतान न करने वाले 5 विभागों में पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग जो है वो शामिल है। आपको बता दें, रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की शर्त के बावजूद 31 मार्च 2024 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी बिहार को 70,877.67 करोड़ रुपए के 49,649 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है वो नहीं मिले हैं। ऐसे में जो है गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश की चित्रकूट कोर्ट ने प्रेमिका और उसके 4 बच्चों के हत्यारे प्रेमी को फांसी और पत्नी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इतना ही नहीं, दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला कोर्ट ने कहा कि अवधेश और कुसुम ने न केवल अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी हैं, बल्कि इस अपराध को रेयर ऑफ रेयरेस्ट भी माना। दरअसल साल 2017 में अवधेश और कुसुम ने लालमुनी नाम की एक महिला समेत 4 बच्चों का कत्ल कर शव को तालाब में फेंक दिया था। पति अवधेश ने प्रेमिका लालमुनी का मुंह दबाया और पत्नी ने सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। इसके बाद एक-एक कर पति अवधेश बच्चों का मुंह दबाता रहा और पत्नी प्रेमिका के बच्चों का गला रेतती चली गई। एक रिश्तेदार ने उन्हें शव फेंकते हुए देख लिया था, जो बाद में केस में गवाह बना और उसी के बयानों के आधार पर आज पीड़ित के परिजनों को इंसाफ मिला है। यूपी के मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने भक्ति और आस्था को भी शर्मसार कर दिया। साधु का वेश धारण करके एक शख्स मंदिर में चोरी करते हुए दिखा, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिर पर जटाएं, माथे पर तिलक और गेरुआ वस्त्र पहने इस शख्स को देखकर किसी को भी इसके साधु होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन ये कोई बाबा नहीं बल्कि कासिम नाम का एक शख्स है, जो बिहार के सीतामढ़ी से कृष्णा बाबा बनकर कई दिनों से गांव में रह रहा था। इसकी चोरी शिवरात्रि को पकड़ी गई, जब ये गांव के शिव मंदिर से ही पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में इस आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बैंक से पैसा निकालने के दौरान कई लोग लापरवाही बरतते हैं और उनकी ये लापरवाही का फायदा बैंक में घूम रहे कई चोर भी उठा लेते हैं। हरियाणा के करनाल से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि एक शख्स बैंक कर्मचारी से बात करने में व्यस्त था और उसके आसपास 2 महिलाएं खड़ी थी। इन दोनों महिलाओं को ध्यान से देखिए।
जैसे ही इन दोनों महिलाओं को इस बात का आभास हुआ कि शख्स का काम हो चुका है और वो पीछे रखे अपने बैग के पास जाने वाला है, वैसे ही ये वहाँ से रफू चक्कर हो गई। लेकिन तब तक ये अपना काम कर चुकी थी। दरअसल यही दोनों महिलाएं चोर हैं, जिन्होंने 30 सेकंड के भीतर इस शख्स के 80,000 रुपए चुरा लिए। इस शख्स ने जैसे ही अपना बैग खोला, हैरान रह गया क्योंकि उसमें रखे 80,000 रुपए गायब थे। ये पूरा मामला घरौंडा के पंजाब नेशनल बैंक का है। जिस शख्स के साथ चोरी की घटना हुई वो पूर्व कृषि अधिकारी है। अब पुलिस इन महिला चोरों की तलाश कर रही है। शिमला में एक बंदर ने लोगों को खूब परेशान किया। इस बंदर ने महिला से उसका पर्स भी छीन लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को तक बुलाना पड़ गया। यही वो बंदर है जिसने शिमला के रिज मैदान में बवाल काट दिया। महिला के जिस बैग को लेकर ये भागा उसमें 3500 रुपए थे। टाउन हॉल की छत पर बैठकर बंदर बैग को काटने और फाड़ने लगा। इस दौरान कुछ नोट इधर उधर उड़ गए, जिन्हें सीढ़ी लगाकर इकट्ठा किया गया। लाल रंग की ड्रेस में दिख रही ये वही परेशान लड़की है जिसके पर्स से बंदर खेल रहा था। यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो थाने के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं और इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप भी लगा रही हैं। वीडियो कानपुर देहात के अकबरपुर थाने का है, जहां प्रतिभा शुक्ला अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। दरअसल इसी थाने में बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे नाराज होकर मंत्री जी थाने पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने जिले के एसपी से भी बात की और दबाव बनाने की बात से इनकार किया। दबाव की कोई बात ही नहीं। कौन दबाव बना रहा है? दबाव कौन बना रहा है, यही जानना चाह रहे हैं हम। राज्य मंत्री का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि अगर मुकदमा फर्जी है तो इसका फैसला कोर्ट करेगा या फिर प्रदेश की राज्य मंत्री। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का एक और बयान वायरल हो गया है। उनका कहना है कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारी अभी भी मनमानी करके व्यवस्थाओं को खराब कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री मऊ जिले के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और मंच से अधिकारियों को निशाने पर लिया। कुछ लोग जानबूझ के बदमाशी करते हैं, कुछ लोग इरादतन बदमाशी करते हैं, कुछ लोगों की आदतें पड़ी बनी हुई हैं बदमाशी करने की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया। मैंने मथुरा में बात कही थी, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी दुर्योधन को भी बार बार समझाया था, नहीं समझे लोग। उसके बाद जब नहीं समझते हैं तो सुदर्शन चक्र चलता ही है, तो हमने वो चलाना ही पड़ता है और वो चल पड़ा है। ए.के. शर्मा कह रहे हैं कि वो अधिकारियों से प्रार्थना कर करके थक चुके हैं, अब एक्शन की बारी है। भगवान राम 3 दिन प्रार्थना की, हम तो पूरा 3 साल प्रार्थना किए हैं और अब जो है अब प्रार्थना का समय निकल गया है। इस दौरान ए.के. शर्मा ने रामायण के कई प्रसंग सुनाए और हर प्रसंग के जरिए अधिकारियों पर हमला बोला।